हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस एट आरके एक्सप्लेन्स। तो क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों। इस समय अपन एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसमें एल्कोहल इस समय अपने चल रहा है और एल्कोहल के लगभग सारे उसके सिंथेसिस के मेथड, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारे कंसेप्ट अपन अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसके बाद आगे आज दो तीन बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट अपन क्लियर करने वाले हैं। उनमें से पहला है बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद, यानी हम कैसे अंतर करें कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री है। 3 टेस्ट ट्यूब में अपने को तीनों तरह के एल्कोहल डाल के दे दिए और पूछ लिया कि बताइए कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा एल्कोहल है, किस में 1 डिग्री है, किस में 2 डिग्री है, किस में 3 डिग्री है, कैसे बताएंगे हम? तो वो हम सीखेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कैसे डिफरेंशिएट करें। उसके बाद बच्चों एल्कोहलों का जो इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस है, इंडस्ट्रीज में इनके क्या यूजेज हैं, क्या इंपोर्टेंस है, और इंडस्ट्री में इन जो मुख्य मुख्य एल्कोहल है उनको बनाने के लिए कौन से मेथड्स काम में लिए जाते हैं, ये सारी बातें, ये सारे कंसेप्ट अपने को समझने हैं। ठीक है, तो तैयार हैं आप? करें स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों इसमें देखते हैं, हेडिंग डाल लें आप कॉपी में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद, इनमें अंतर कैसे करते हैं ये बात समझेंगे बच्चों। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद। और वैसे तो देखो तीनों प्रकार के एल्कोहल में विभेद करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन उन मेथड्स में जो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा जो रिलायबल, सबसे ज्यादा विश्वसनीय और सबसे ज्यादा जो प्रभावी मेथड है वो है ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने के काम में लिया जाता है। अगर हमें 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में तीनों तरह के एल्कोहल डाल के दे दिए जाएं और ये पूछा जाए कि बताइए कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा एल्कोहल है, तो हम ल्यूकास परीक्षण की सहायता से आराम से ये बता सकते हैं कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा एल्कोहल लिया गया है। ये आजकल 12th क्लास की प्रैक्टिकल एग्जाम में भी सिलेबस में है बच्चों, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करना, जिसमें आपको टेस्ट ट्यूब में डाल के दे दिए जाते हैं कि बताइए इनमें से 1 डिग्री कौन सी टेस्ट ट्यूब में, ABC 3 टेस्ट ट्यूब हैं, 1 डिग्री कौन सी में है, 2 डिग्री में कौन सी में है और 3 डिग्री कौन सी टेस्ट ट्यूब में है। तो कैसे पता चलेगा हमें? चलिए देखते हैं। ल्यूकास जो टेस्ट है उसमें बच्चों ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रिएजेंट काम में आता है। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? शुष्क ZnCl2 यानी ड्राई ZnCl2, शुष्क जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl, इन दोनों का जो मिश्रण होता है, इन दोनों का जो मिक्सचर है, ड्राई ZnCl2 और सांद्र HCl का जो मिक्सचर है उसको कहा जाता है ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रिएजेंट। अब एल्कोहल इनके साथ भिन्न भिन्न गति से क्रिया करते हैं। ये देखो कंसेप्ट समझें बच्चों, इसके जो बेसिक बात है उसको पकड़ना है अपने को कि एल्कोहल यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं वो भिन्न भिन्न गति से, अलग अलग स्पीड से क्रिया करेंगे वो इनके साथ। 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत क्रिया कर लेगा इसके साथ, 2 डिग्री की स्पीड कम रहेगी, 1 डिग्री की बहुत कम रहेगी, रूम टेम्परेचर पर तो वो क्रिया ही नहीं कर पाता है। तो अलग अलग स्पीड रहती है, इस बात के आधार पर ही तीनों एल्कोहलों में विभेद किया जाता है। कैसे? ये एल्कोहल के साथ भिन्न भिन्न गति से क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाएगा। ये अभिक्रिया अपनी पहले पढ़ी हुई है, वही अभिक्रिया है ये। इसमें होता क्या है, एल्कोहल का जो OH है वो हट जाएगा, हैलोजन अम्ल से क्रिया होगी तो, और इस OH हटकर उसके स्थान पर Cl जुड़ जाएगा। तो Cl जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएंगे? क्लोराइड बन जाएंगे। तो इसमें
एल्किल क्लोराइड बनते हैं जिससे सफेद, और ये जो एल्किल क्लोराइड होते हैं बच्चों ये एविलय होते हैं। कैसे होते हैं? एविलय, इनसोल्यूबल होते हैं ये। और एविलय ये जो क्लोराइड बनते हैं उनकी वजह से सफेद आविलता, व्हाइट टर्बिडिटी प्राप्त होती है। यानी वो जो क्लोराइड बनते हैं तो वो एविलय होते हैं और उनके बनने के कारण एक व्हाइट टर्बिडिटी या यूं कहें आप दूधियापन आ जाता है, उसमें दूधियापन सा दिखाई देने लगता है उसमें, वही व्हाइट टर्बिडिटी है, उसी को सफेद आविलता कहते हैं। तो वो दूधियापन का आना, टर्बिडिटी का आना इस बात का संकेत है कि उसमें एविलय क्लोराइड्स बन चुके हैं। क्लियर बात? चलिए अब इस अभिक्रिया की सहायता से यह हमें पता लग गया कि ल्यूकास परीक्षण 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने का परीक्षण है और इसमें ल्यूकास अभिकर्मक काम में लिया जाता है। ड्राई ZnCl2 और सांद्र यानी कंसंट्रेट HCl का जो मिक्सचर होता है उसको ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात? तीनों डिग्री एल्कोहल है, उनमें अलग अलग इससे भेद कैसे होता है? क्योंकि तीनों एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करने की जो दर होती है, जो स्पीड होती है, वो अलग अलग होती है। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। ये आ जाओ बच्चों, कैसे तीनों एल्कोहल अलग अलग इसके साथ पहचान में आते हैं, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले देखो 3 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत क्रिया कर लेते हैं। देखो शुरू में अपन ने क्या कहा कि एल्कोहलों की इस ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करने की जो दर है, जो स्पीड है, वो अलग अलग है। ये 3 डिग्री एल्कोहल इसके साथ तुरंत क्रिया कर लेंगे, जैसे ही डालेंगे उसमें ल्यूकास रिएजेंट तुरंत अभिक्रिया हो जाएगी और जो टर्बिडिटी है वो प्रदर्शित करते हैं तुरंत डालते ही। रिएक्शन देख लें इसकी। चलिए ये लो बच्चों, ये रिएक्शन लिख लेते हैं अपन। 3 डिग्री एल्कोहल है, इसका मतलब जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन बच्चों कैसा होगा? 3 डिग्री है, 3 डिग्री, 3 अन्य एल्किल समूह से जुड़ रहा है ये। ओके, तो इसमें मैं लिख लूं 3 डिग्री एल्कोहल। अभिक्रिया बच्चों किसके साथ करवानी है? इसकी अभिक्रिया करवानी है ड्राई ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl। यही तो होता है ल्यूकास अभिकर्मक। इन दोनों का जो मिश्रण होता है उसी को तो कहा जाता है ल्यूकास रिएजेंट। अब क्या होगा बच्चों? OH हट जाएगा और उसके स्थान पर Cl जुड़ जाएगा। ये लो, ये कार्बन के ऊपर से OH हटा, Cl जुड़ गया। ठीक है, और जैसे यहां से OH हटा, इस H के साथ बच्चों क्या बना लेगा? वो H2O जल का। खैर इससे कोई मतलब नहीं, ये बना। और ये जो बने हैं यहां पर, ये है बच्चों एविले एल्किल क्लोराइड। एविले एल्किल क्लोराइड बने ये, यानी ये जो क्लोराइड बनते हैं ये एविले होते हैं और इनके कारण से ही जो दूधियापन है, जो व्हाइट टर्बिडिटी है, वो इनकी वजह से दिखाई देती है। तो अगर 3 टेस्ट ट्यूब हैं जिसमें ल्यूकास रिएजेंट डालते ही जो टर्बिडिटी है वो शो हो जाती है, इट मींस उसमें कौन सा एल्कोहल है? 3 डिग्री। अच्छा, पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट कारण वाला और समझते हैं, ऐसा क्यों है? ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति बच्चों 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत अभिक्रिया क्यों देते हैं? वो इसके प्रति सबसे ज्यादा सक्रिय क्यों हैं? इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा था, देखो एल्कोहल के रासायनिक गुणों में हमने पढ़ा था, इस अभिक्रिया में एक्चुअल में क्या हो रहा है? कार्बन और OH के बीच का बंध टूट रहा है ना। अब बच्चों इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना, अब कार्बन और OH के बीच का अगर बंध टूटेगा तो OH तो निकलेगा OH माइनस के रूप में, और कार्बन पे बच्चों कैसा आवेश रह जाएगा? प्लस। और कार्बन पे प्लस आवेश होता है, क्या कहते हैं उसको? कार्बोनियम या कार्बोकेटाइन कह दो। और कार्बोकेटाइन, इसका मतलब यह हुआ कि यह अभिक्रिया जब होती है तो मध्यवर्ती के रूप में बच्चों क्या बनते हैं?
कार्बोकेटायन, कार्बोनियम। और कार्बोनियम आयनों का स्थायित्व का क्रम याद है ना आपको, कई बार डिस्कस कर चुके हम। कार्बोनियम आयनों में स्थायित्व का क्रम बच्चों क्या है, बोलो। सबसे ज्यादा कौन स्थायी होते हैं कार्बोकेटायन में, 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। तो इस अभिक्रिया के प्रति 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों है, वो तुरंत अभिक्रिया क्यों कर लेते हैं, इस बात का जवाब यहां पर है। तुरंत अभिक्रिया क्यों कर लेते हैं बच्चों वो, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल में जैसे ये बंध टूटेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनते हैं जो कि सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। और यौगिक हमेशा उस परिवर्तन की ओर बढ़ता है जिसमें उसका स्थायित्व बढ़ता है। क्लियर बात। चलिए अब जो 2 डिग्री एल्कोहल होता है वो इसके साथ किस हिसाब से व्यवहार करता है वो और देख लेते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कर लगभग 5 से 7 मिनट बाद, ये देखिए क्रिया करने की सबसे ज्यादा क्रियाशील इनके प्रति है 3 डिग्री, वो तो तुरंत क्रिया कर लेता है। और 2 डिग्री एल्कोहल भी ल्यूकास रिएजेंट के साथ बच्चों क्रिया करता है, लेकिन 5 से 7 मिनट बाद क्रिया करता है। और जो आविलता है, जो टर्बिडिटी है, जो दूधियापन है, वो 5 से 7 मिनट बाद दिखाई देता है। तो 5 से 7 मिनट बाद यदि टर्बिडिटी बच्चों आती है तो हमें समझ जाना है कि इस टेस्ट ट्यूब में जो एल्कोहल है वो कौन सा है, 2 डिग्री है, वो द्वितीयक एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। तो इसकी भी बच्चों रिएक्शन लिख लें अपन। चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं इसकी कि 2 डिग्री एल्कोहल किस प्रकार से क्रिया करते हैं। ये लो, ये बच्चों मैंने लिख दिया 2 डिग्री एल्कोहल। जिस OH जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो 2 अन्य समूह से जुड़ा, 2 अन्य एल्किल समूह से जुड़ा है, 2 डिग्री एल्कोहल है ये। और ल्यूकास रिएजेंट के साथ क्रिया करवानी है तो क्या ले लोगे, ड्राई ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl। वही क्रिया OH हट जाएगा, Cl आ जाएगा। तो OH हटकर Cl जोड़ दिया बच्चों हमने, ये लो बन गए क्लोराइड। और ये जो क्लोराइड बने हैं वो बच्चों कैसे हैं, एविले। और एविले क्लोराइड बनने के कारण आविलता, टर्बिडिटी ये दर्शाते हैं। लेकिन 2 डिग्री एल्कोहल अगर उसमें है टेस्ट ट्यूब में तो उसकी टर्बिडिटी दर्शाने में 5-7 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि 2 डिग्री एल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करने की जो दर है वो 3 डिग्री की अपेक्षा कम है। क्यों है कम, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती के रूप में 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनते हैं जो 3 डिग्री की अपेक्षा कम स्थायी है। चलिए ये बात क्लियर हो गई अपनी, आगे बढ़ जाऊं मैं। चलिए अब बात करते हैं 1 डिग्री एल्कोहल की। 1 डिग्री एल्कोहल की बच्चों ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति क्या क्रियाशीलता है इसकी और बात कर लेते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर ये ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करते हैं। और जब उसके साथ क्रिया ही नहीं करेंगे, जब एविले क्लोराइड ही नहीं बनेंगे तो किसी प्रकार की कोई टर्बिडिटी उसमें नहीं आएगी। तो नो रिएक्शन। लिखना चाहो आप लिख दो, नहीं लिखें कोई आवश्यकता भी नहीं है इसकी। RCH2OH आप लिख सकते हैं यहां पर ड्राई ZnCl2 और क्या हो जाएगा बच्चों, साथ में इसके कंसंट्रेट HCl। और आप लिख दें यहां पर नो रिएक्शन। रूम टेम्परेचर पर कोई इसके साथ, हाँ अगर उच्च ताप पे इस अभिक्रिया को लें तो अभिक्रिया ये शो करेगा, समय जरूर लगेगा लेकिन अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उसके ऊपर ये अभिक्रिया नहीं करेगा। तो तीनों एल्कोहल किस तरह से ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करते हैं ये बच्चों हमने देख लिया। अब एक बार दोबारा से पूरी बात को समराइज करते हैं अपन, पूरी बात को एक बार फिर से अपन देखते हैं
कि ल्यूकास परीक्षण किस बात का परीक्षण है बच्चों? ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने के काम में आता है। 3 टेस्ट ट्यूब हैं, तीनों पे नंबरिंग लगा दी बच्चों, A, B, C, और किस में कौन सा एल्कोहल है हमें पता नहीं है, और हमें पता करना है तो उसके लिए ल्यूकास परीक्षण किया जाता है। हम क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों में ल्यूकास अभिकर्मक डालेंगे। तीनों में से जिस टेस्ट ट्यूब में ल्यूकास अभिकर्मक डालते ही टर्बिडिटी आ जाए, इट मींस उसमें कौन सा एल्कोहल है बच्चों? 3 डिग्री। जिसमें 5 से 7 मिनट बाद दूधियापन टर्बिडिटी दिखाई दे, उसमें बच्चों कौन सा है? 2 डिग्री। और जिसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर जो अभिक्रिया हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई आविलता टर्बिडिटी शो नहीं करता है, वो इसका मतलब उसमें कौन सा है? 1 डिग्री। तो बहुत आसान है इसको पहचानना। यही तो था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद। क्लियर बात? चलिए बच्चों, अब इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं बच्चों, और वो होगा एल्कोहलों का औद्योगिक महत्व। जाते हैं नेक्स्ट, अपना हेडिंग आ गया है एल्कोहलों का औद्योगिक महत्व, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कोहल्स। और इनमें सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे मेथेनॉल की। सबसे सरलतम एल्कोहल मेथेनॉल की बात करेंगे, जिसे कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है। इसका कारण यह होता है कि पहले मेथेनॉल को लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता था। लकड़ी के, वुड के आसवन से प्राप्त करने के कारण ही इसका नाम पड़ गया कास्ट स्पिरिट। और सूत्र इसका बच्चों आप जानते ही हैं, CH3OH, मेथेनॉल। सबसे सरलतम प्रकार का एल्कोहल है ये, एक कार्बन वाला एल्कोहल श्रेणी यहीं से स्टार्ट होती है। उद्योगों में इसको कैसे बनाया जाता है, इसका जो इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या है इसको बनाने का, आजकल लेटेस्ट तरीका इसका यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनाया जाता है बच्चों। इसको आजकल का रिएक्शन देख लेते हैं इसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये देखो बच्चों, इस अभिक्रिया में ऑक्साइड काम में आते हैं उत्प्रेरक के रूप में, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे बच्चों इसमें कैटलिस्ट के रूप में यूज होते हैं। इन कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर और इसके ऊपर प्रेशर, जो इस अभिक्रिया में दाब है वो भी काफी उच्च रखा जाता है। 573 के आसपास इसमें टेम्परेचर रखा जाता है, 573 केल्विन। तो इस अभिक्रिया को देखें बच्चों, क्या होगा इसमें, ये दोनों जुड़कर क्या बना लेंगे? CH3OH, मेथेनॉल। ये इंडस्ट्रियल मेथड है। उद्योगों में आजकल मेथेनॉल को बनाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया करवाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हाइड्रोजन गैसें हैं वो जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरकों की उपस्थिति में आपस में क्रिया करके मेथेनॉल का निर्माण कर लेते हैं। यह औद्योगिक विधि है, इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक है, हो गई ये बात। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेथेनॉल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम, कि मेथेनॉल में किस प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं, क्या ये काम में आता है। प्रॉपर्टीज में देखें बच्चों, कलरलेस है, ये कोई कलर नहीं होता है इसका, पॉइजनस है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, सारे के सारे एल्कोहल पॉइजनस होते हैं। और उनमें से अगर इनको मुख्य रूप से मेथेनॉल और एथेनॉल को अपन कंपेयर करें तो मेथेनॉल है वो कम ज्यादा विषाक्त है, एथेनॉल कम विषाक्त होता है। मेथेनॉल तो बहुत पॉइजनस है। जल में घुलनशील निम्नतर एल्कोहल होते ही हैं, ये बात फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस कर चुके हैं कि निम्नतर एल्कोहल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए वो विलय होते हैं। चलिए, तो ये इनके गुणों की बात हो गई। ये कलरलेस है, पॉइजनस है, वाटर सोल्यूबल है, और ये इसके नॉर्मल प्रॉपर्टीज है। अब बात करते हैं
कि क्या यूजेज है मेथेनॉल की, उपयोग क्या है इसके, कहां काम में आता है ये। तो देखिए, एक तो विलायक के रूप में मेथेनॉल का इस्तेमाल होता है, सोलवेंट के रूप में मेथेनॉल का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे कार्बनिक यौगिक जो जल में विलय नहीं होते हैं, उनके लिए सोलवेंट के रूप में एल्कोहलों को काम में लिया जाता है। दूसरा इसका उपयोग देखिए बच्चों, एथेनॉल के विकृतीकरण में, डीनेचुरेशन ऑफ एथेनॉल। विकृतीकरण का मतलब यह होता है, आगे एथेनॉल में इसका जो यूज, यहां पर पूरा टॉपिक आएगा इसका, एथेनॉल का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ एथेनॉल, वहां फुल डिस्कस करेंगे इसको। एक बार यहां पर एलिमेंट्री नॉलेज ले लेते हैं बच्चों हम। एथेनॉल के विकृतीकरण का मतलब होता है कि एथेनॉल बहुत काम में आता है, लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में एथेनॉल खूब काम में आता है। कोई उस वहां जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो उसका मादक पदार्थ के रूप में सेवन न करें, उसका दुरुपयोग, उसका मिसयूज रोकने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं हम। थोड़ा उसमें मेथेनॉल मिला देते हैं, थोड़ा कलर मिला देते हैं, थोड़ा ऐसा यौगिक मिलाते हैं जिससे उसमें दुर्गंध आने लग जाती है, बैड स्मेल आने लग जाती है। तो इसका परिणाम यह होता है कि उसका मिसयूज नहीं कर पाते लोग। इसी को कहा जाता है एथेनॉल का विकृतीकरण। तो उसके लिए मेथेनॉल मिलाया जाता है, तो मेथेनॉल का तो यूज हो गया ये एथेनॉल के डीनेचुरेशन में। तीसरा देखिए बच्चों, इसका उपयोग प्रतिहिम, एंटी फ्रीज के रूप में। जो ऑटोमोबाइल होते हैं, वाहन होते हैं, उसमें आप सबको पता है कि उनका जो इंजन होता है उसमें जो भी फ्यूल काम में आता है, पेट्रोल डीजल, उसका दहन होता है। और दहन होता है तो ऊष्मा बनती है, इंजन गर्म होता है। तो उसके पिस्टन ज्यादा गर्म नहीं हो जाएं, उसके लिए इंजन को ठंडा रखना जरूरी है लगातार। उसके लिए चारों ओर उसके पानी घूमता है और वो पानी उसके संपर्क में आके गर्म हो जाता है। उसको वापस ठंडा करने के लिए वाहन में आगे एक हीटर लगा हुआ रहता है, जाली नुमा, उसमें पानी घूमता है तो वापस कूल हो जाता है, इंजन को जाके ठंडा करता है, फिर वापस हीटर में आ जाता है। इस तरह से चलता रहता है। अब क्या होता है कि सर्दी के दिनों में समस्या आती है। सर्दी के दिनों में जब हीटर में पानी घूमता है और ठंडी हवा लगती है तो उसके जमने के चांस रहते हैं। अगर वो पानी वहां पर जम जाएगा तो वो इंजन को ठंडा कैसे करेगा, उसका प्रवाह कैसे होगा फिर। तो सर्दी के दिनों में इससे बचने के लिए एंटी फ्रीज के रूप में मेथेनॉल मिलाया जाता है। अगर उसमें मेथेनॉल मिक्स कर दिया जाए तो वो हीटर में पानी को या उसका जो कूलेंट है उसको जमने नहीं देता है। जो जमने से रोकता है बच्चों, उसको कहते हैं प्रतिहिम, एंटी फ्रीज, जो उसको पानी को फ्रीज होने से, जमने से रोके। तो ये कुछ मेथेनॉल के महत्वपूर्ण उपयोग हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम। हमारा नेक्स्ट एल्कोहल आ जाता है और वो है एथेनॉल। एथेनॉल, तो एथेनॉल बच्चों, इंडस्ट्री में जितने भी एल्कोहल काम में आ रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला बच्चों एल्कोहल है ये। सबसे ज्यादा यूज होने वाला एल्कोहल है एथेनॉल। सूत्र बोलो क्या होता है इसका, C2H5OH। इसे स्पिरिट भी कहा जाता है, दैनिक जीवन में स्पिरिट के नाम से जानते हैं इसको। इसको अन एल्कोहल भी कह दिया जाता है, क्योंकि जो गेहूं, जो मक्का, इनसे, बाजरा, इनसे एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। तो जो अनाज हैं, अन्न हैं, उनसे प्राप्त किया जाता है, इसलिए अन एल्कोहल भी कहते हैं इसको। अब सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज में एथेनॉल को बनाने का क्या तरीका है उसको डिस्कस करते हैं हम। और बच्चों, एथेनॉल को बनाने के लिए शर्करा भी काम में लेते हैं, स्टार्च भी काम में लेते हैं। दोनों ही सोर्स से बनाते हैं। शर्करा से भी हम एथेनॉल बना सकते हैं और स्टार्च से भी एथेनॉल बना सकते हैं। दोनों ही सोर्स, दोनों ही काम में लिए जा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस दोनों के लिए क्या है, किण्वन, फर्मेंटेशन। किण्वन क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। शर्करा से एथेनॉल बनाएंगे तो भी किण्वन करेंगे, और स्टार्च से एथेनॉल बनाएंगे तो भी किण्वन करेंगे। तो ये किण्वन या फर्मेंटेशन है क्या, क्या है किण्वन, इसको समझते हैं पहले। किण्वन या फर्मेंटेशन का मतलब बच्चों होता है जटिल कार्बनिक अणु को एंजाइम द्वारा
देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, जटिल कार्बनिक अणु जैसे स्टार्च है, पॉलीसेकेराइड है, बहुत सारे मोनोसेकेराइड के आपस में जुड़ने से बना है, वो जटिल कार्बनिक अणु है। वो उस जटिल कार्बनिक अणु को यदि एंजाइम द्वारा सरल अणुओं में अपघटित कर दिया जाता है तो यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। तो किण्वन या फर्मेंटेशन का मतलब या इसका मीनिंग क्या है बच्चों, कि जो भी जटिल कार्बनिक अणु होते हैं जैसे स्टार्च है, उसे एंजाइमों द्वारा अगर सरल अणुओं में, जैसे एथेनॉल है, ऐसे सरल अणुओं में यदि उसको अपघटित कर दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए एंजाइमों द्वारा, तो यह प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। बहुत उपयोगी है ये एथेनॉल बनाने के लिए। हमने शुरू में देखा दो सोर्स हैं बच्चों इसके, शर्करा से भी आप एथेनॉल बना सकते हैं, स्टार्च से भी बना सकते हैं, दोनों को डिस्कस करते हैं हम। चलिए पहला ले लेते हैं इसका पार्ट, किण्वन का पार्ट ए, और वो हो जाएगा शर्करा से एथेनॉल प्राप्त करना। शर्करा से एथेनॉल प्राप्त करना। शर्करा से एथेनॉल प्राप्त करना। देखो बच्चों, आप सबको पता है कि जो चीनी होती है, शुगर जो हम खाने के काम में लेते हैं, सुक्रोज, वास्तव में उसमें डाइसेकेराइड कौन सी होती है? जो शुगर, जो चीनी हम खाने के काम में लेते हैं, सुक्रोज होती है वो। और उसके सोर्स क्या है आपको पता है? दो मेन सोर्स हैं। मोस्टली ज्यादातर मात्रा तो उसकी गन्ने से प्राप्त की जाती है और चुकंदर से भी प्राप्त की जाती है। तो जब गन्ना या चुकंदर का रस होता है, उससे शर्करा के क्रिस्टल पृथक कर लेते हैं। गन्ने का रस है, उसमें शर्करा के क्रिस्टल, जो चीनी कहते हैं हम जिसको, उसके क्रिस्टल, उसके दाने अलग करने के बाद जो शेष बचा हुआ लाल भूरे रंग का द्रव है, चीनी के क्रिस्टल अलग होने के बाद जो लाल भूरे रंग का रेडिश ब्राउन जो लिक्विड पीछे बच जाता है, उसको बच्चों सीरा या मोलासेज कहा जाता है। इसको सीरा या मोलासेज उसका नाम है। गन्ने के रस से शर्करा के क्रिस्टल पृथक करने के बाद जो लाल भूरे रंग का द्रव पीछे बच जाता है, उसका नाम होता है बच्चों सीरा या मोलासेज। उससे हम एथेनॉल बनाते हैं। क्या करते हैं? उसमें खमीर मिलाया जाता है। खमीर या दूसरा नाम बच्चों में उसका लिख दूं, यीस्ट। यीस्ट, यीस्ट क्या होता है? कवक है ये, एक कोशिकीय कवक है यीस्ट। अब यहां पर सवाल यह है कि इस सीरा या मोलासेज में तो सुक्रोज बची हुई है और उसको हमें एथेनॉल में बदलना है। हम उससे चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर चुके हैं। अब पीछे जो सुक्रोज उस लिक्विड में शेष रह गई है, जिसका क्रिस्टलीकरण नहीं हुआ है, उसका सदुपयोग हम एथेनॉल बनाने में करते हैं। यह बात तो क्लियर है। अब दूसरी बात यह है कि उसमें खमीर या जो यीस्ट है, कवक जिसको हम बता रहे हैं, एक कोशिकीय कवक है, वो क्यों मिलाते हैं? क्योंकि किण्वन के लिए एंजाइम जरूरी है और यीस्ट जो है उसमें किण्वन के लिए, इससे एथेनॉल प्राप्त करने के लिए जो जो एंजाइम चाहिए वो सारे इस यीस्ट में मौजूद होते हैं, इसलिए मिलाया जाता है इसको। तो यीस्ट मिलाकर कुछ दिनों तक सुटेबल टेम्परेचर पर उसको अगर रखें तो उस यीस्ट में, खमीर में जो उपस्थित एंजाइम हैं, वो निम्न अभिक्रियाओं द्वारा एथेनॉल बनाते हैं। सारा काम कौन करेगा? उस यीस्ट में जो एंजाइम्स हैं बच्चों, वो इस परिवर्तन को करेंगे। कौन सा परिवर्तन करेंगे बच्चों? देख लेते हैं। हमारा जो सीरा या मोलासेज है, उसमें डाइसेकेराइड शर्करा है बच्चों, और वो है, एक और दो नाम दे दूं दोनों रिएक्शन को मैं, उसमें है C12H22O11। उसमें शर्करा है, शुगर है, और बिल्कुल आप उसको और क्लियर करें तो आप कह सकते हैं सुक्रोज है। उसका जलवगणन करता है बच्चों एंजाइम यहां पर, और उस एंजाइम का नाम है इनवर्टेज। इनवर्टेज, इनवर्टेज।
ये एंजाइम है। ये जो यीस्ट इसमें मिलाया है उसमें एंजाइम है इन्वर्टेज। ये एंजाइम बच्चों क्या करता है, इस डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड्स में तोड़ देगा, अपघटित कर देगा, और उससे मोनोसैकेराइड्स बनेंगी बच्चों C6H12O6 ग्लूकोज। प्लस लगाकर, दूसरा मैं नीचे लिख रहा हूं, आप आगे लिख लेना, उसमें आगे प्लस लगा करके, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां लिखा है बच्चों C6H12O6, और ये है फ्रक्टोज। जो हमारे पास सीरा या मोलासेज है उसमें ये शर्करा है, C12H22 डाइसैकेराइड शर्करा है। अब उसमें जो यीस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम होता है बच्चों, ये क्या कर रहा है, ये इसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल रहा है। सूत्र दोनों के एक जैसे हैं, C6H12O6 ये ग्लूकोज का है और यही फ्रक्टोज का है, फर्क इनकी संरचना में होता है। आगे बायोमोलिक्यूल का अपने चैप्टर है, उसमें पूरी डिटेल आएगी उसमें कि जो ग्लूकोज होता है वो तो एल्डोज शर्करा है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, जबकि फ्रक्टोज है वो कीटोज शर्करा है, उसमें कीटोनिक क्रियात्मक समूह होता है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र सेम होता है, लेकिन इनकी संरचना भिन्न होती है। तो पहला काम तो बच्चों ये हो गया। अब जैसे ही शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया इन्वर्टेज ने, अब सेकंड स्टेप इसका देखिए, ये जो ग्लूकोज उसमें बना है C6H12O6 ग्लूकोज, इस पर बच्चों एक दूसरा एंजाइम काम करता है जो कि यीस्ट में ही उपस्थित है, और उस एंजाइम का बच्चों नाम है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम क्या करेगा, इस ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। देखिए, दो अणु एथेनॉल के C2H5OH और साथ में दो अणु किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के CO2। देखिए इसको चेक कीजिए आप, 2 और 2 4 ऑक्सीजन और 2 6, बन गया एथेनॉल। इस तरह से जो गन्ने का रस होता है उसमें चीनी के क्रिस्टल पृथक करने के बाद जो सीरा या मोलासेज बच जाता है, उसमें जब यीस्ट मिलाकर सुटेबल टेम्परेचर पर उसको कई दिनों तक रखा जाता है, तो उसमें बच्चों ये परिवर्तन होते हैं। क्या क्या होता है उसमें, उसकी जो शर्करा है उसको यीस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल देता है, और इस ग्लूकोज को यीस्ट में ही उपस्थित दूसरा जाइमेज एंजाइम एथेनॉल व CO2 में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से हमें एथेनॉल प्राप्त होता है। तो कुल मिला के शर्करा से एथेनॉल प्राप्त करने के लिए बच्चों कितने एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, 2 एंजाइम्स की। कौन कौन से हैं वो, इन्वर्टेज और जाइमेज। क्लियर बात, आगे बढ़ जाए इसके बाद, चलिए। अच्छा, अब देखो इस प्रकार किण्वन से प्राप्त, ये जो किण्वन से प्राप्त हुआ हमें विलेन, उसमें 10 से 15% एल्कोहल होता है बच्चों, 10 से 15% एल्कोहल उसमें होता है। अब हमें अगर एथेनॉल का कंसंट्रेशन उसमें बढ़ाना है तो हम ये जो विलेन 10 से 15% एथेनॉल जिस विलेन में है उस विलेन को बच्चों कहते हैं वॉश। वॉश कहा जाता है इसको। इसका आगे आसवन करेंगे, प्रभाजी आसवन अगर इसका करते हैं तो जैसे जैसे प्रभाजी आसवन इसका करेंगे, इसमें एथेनॉल के अलावा जो द्रव उपस्थित हैं वो सारे अलग हो जाएंगे और इसमें कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, एथेनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और प्रभाजी आसवन करके हम वाष्प को परिशोधित स्पिरिट में परिवर्तित कर लेते हैं।
तो प्राप्त करने का तरीका वॉस है वो फर्मेंटेशन से प्राप्त हो गया हमें। अब आगे जो कंसंट्रेशन बढ़ाने की बात है उसके लिए प्रभाजी आसवन कर लेंगे, तो उसमें एथेनॉल के अलावा जो है वो सारे अलग हो जाएंगे और उसमें एथेनॉल का परसेंटेज बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, अब शर्करा से तो हमने एथेनॉल प्राप्त कर लिया बच्चों। अब अगला इसका तरीका स्टार्च से एथेनॉल कैसे प्राप्त करें, स्टार्च को एथेनॉल में कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो उसके लिए भी किण्वन तरीका ही अपनाएंगे। गेहूं, जौ, चना, आलू, इनसे जो प्राप्त माल्ट सत है, माल्ट सत, या जिसको मैं लिखूं माल्ट एक्सट्रैक्ट, या यूं कहें कि उससे जो रस निकलता है ना, उसमें इनको बॉयल कर लेते हैं, फिर पीस लेते हैं, मैसीकरण हो जाता है इनका, फिर उनका विलियन बनाकर छानते हैं। वो जो छनित आता है बच्चों, उसका नाम होता है माल्ट सत, माल्ट एक्सट्रैक्ट। उसमें एक एंजाइम होता है बच्चों, डायस्टेज। उस माल्ट सत में एक एंजाइम उपस्थित होता है, डायस्टेज। वो एंजाइम बच्चों स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। रिएक्शन लिखें इसकी, लिखें रिएक्शन। चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं इसकी। C6H10O5, ये स्टार्च हो गया बच्चों, जलापकड़न हो गया उसका। लिख देता हूं मैं यहां पर स्टार्च। अब इस पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? यहां पर एंजाइम काम कर रहा है डायस्टेज। डायस्टेज एंजाइम इसको कौन सी शर्करा में बदल रहा है बच्चों? माल्टोज। और माल्टोज है वो डाइसेकेराइड होती है। कौन सी शर्करा होती है? डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड शर्करा का सूत्र आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। C12H22O11, ये हो गई बच्चों अपने माल्टोज। बाकी संतुलित करना, बैलेंस करना, ये तो नॉर्मल काम है, आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। 11वीं में खूब प्रैक्टिस की है हम लोगों ने इसकी। तो पहला काम क्या हुआ बच्चों? कोई भी सोर्स है स्टार्च का, गेहूं, जो, चना, आलू, जो भी है, उससे जो माल्ट सत, जो माल्ट एक्सट्रैक्ट हम प्राप्त करते हैं, उसमें जो डायस्टेज एंजाइम होता है, वो डायस्टेज एंजाइम बच्चों स्टार्च को माल्टोज में, यानी जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च है पॉलीसेकेराइड, उस पॉलीसेकेराइड को वो डाइसेकेराइड यानी माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। हो गया ये काम इतना? अच्छा, अब ये जो माल्टोज युक्त जो विलियन हमें इस अभिक्रिया से प्राप्त हुआ है, उसको बच्चों कहा जाता है वर्ट, WORT, वर्ट। इस सॉल्यूशन का नाम होता है वर्ट। अब इस वर्ट से हम आगे एथेनॉल कैसे प्राप्त करें, उसके लिए आगे बढ़ जाते हैं हम। चलिए, इस वर्ट में बच्चों क्या मिलाएंगे हम? देखिए क्या मिलाएंगे? ईस्ट, ईस्ट मिलाएंगे इसमें, खमीर, और उपयुक्त तापमान पर उसको रखेंगे तो एथेनॉल प्राप्त होता है। दो एंजाइम यहां पर और काम करते हैं बच्चों, रिएक्शन लिख लेता हूं मैं दोनों की। C12H22O11, ये बच्चों माल्टोज शुगर है, माल्टोज। इस माल्टोज पर एक एंजाइम काम करता है, वो होता है माल्टेज। क्या नाम है उसका? माल्टेज। ये इसको ग्लूकोज में बदल देगा बच्चों, C6H12O6। ये लो, माल्टेज क्या करेगा? माल्टेज जो माल्टोज डाइसेकेराइड है, उसको मोनोसेकेराइड में अपघटित कर देगा, C6H12O6 बन जाएगा।
ग्लूकोज बन गया। उसके बाद तो आपको पता ही है कि यीस्ट में जो नेक्स्ट एंजाइम कौन सा उपस्थित है, जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा, एथेनॉल में। लिख दूं ये रिएक्शन, चलिए C6H12O6 ग्लूकोज हो गया। इसके ऊपर बच्चों एंजाइम काम करेगा जाइमेज, जो पहले वाले में शर्करा वाले में भी देखा था हमने। और ये हो गया C2H5OH यानी एथेनॉल, और साथ में हो गई CO2। ये इस तरह से पूरा तरीका है स्टार्च। तो स्टार्च का जो भी सोर्स है उससे माल्ट सत्व प्राप्त करते हैं। उसमें उपस्थित जो डायस्टेज एंजाइम होता है बच्चों, वो स्टार्च को माल्टोज नाम की एक डाइसेकेराइड में चेंज कर देता है। फिर उसमें यीस्ट मिलाकर जब उसको सुटेबल टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसमें उपस्थित जो एंजाइम होते हैं, माल्टेज एंजाइम क्या करता है बच्चों, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। और फिर जो जाइमेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देता है। इस तरह से हमें स्टार्च से एथेनॉल प्राप्त होता है। तो स्टार्च से एथेनॉल प्राप्त करने में बच्चों कौन कौन से 3 एंजाइम काम में आ गए, डायस्टेज, माल्टेज, जाइमेज। और शर्करा से प्राप्त करने में कौन से 2 एंजाइम काम में आए थे, इन्वर्टेज और जाइमेज। बिल्कुल सही, ये क्लियर हो गई बात। अब ये किण्वन से जो एथेनॉल प्राप्त हुआ, दोनों ही तरीके से, शर्करा से भी हमने प्राप्त किया और स्टार्च से भी प्राप्त किया। अब ये जो एथेनॉल प्राप्त हुआ है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में देखें आप, रंगहीन होता है ये भी, मेथेनॉल भी कलरलेस होता है, वाष्पशील है ये। वाष्पशील का मतलब होता है जिसमें वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, और इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, अपने एक अजीब प्रकार की स्मेल होती है एथेनॉल में। और वो जो स्मेल होती है उसी को बच्चों कहा जाता है एल्कोहलिक स्मेल। क्या कहेंगे उसको, एल्कोहलिक स्मेल। इसी का नाम होता है, जो एथेनॉल की अपनी एक जो विशिष्ट प्रकार की जो स्पेसिफिक स्मेल है, उसी को एल्कोहलिक गंध के नाम से जाना जाता है। तो वो भी इसमें आगे जोड़ देना आप, जल में विलय है। मेथेनॉल में देखा था ना अपन ने, एथेनॉल पर भी वो बात लागू है, क्योंकि निम्नतर एल्कोहल होते हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, आपको पता ही है, और वो जल में विलय होते हैं। चलिए, ये बात हो गई। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं, और वो है कि एल्कोहल के कई टर्म यूज की जाती हैं, अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग इसके रूप काम में लिए जाते हैं एथेनॉल के। तो वो कुछ ऐसी टर्म्स हैं, उनसे परिचित होते हैं हम। जैसे एक तो कहलाता है परिशुद्ध एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल। तो एब्सोल्यूट एल्कोहल का मतलब होता है बच्चों, जिस विलेन में या जिस एल्कोहल में एथेनॉल की जो सांद्रता है वो लगभग 100% हो, उसको एब्सोल्यूट एल्कोहल कहा जाता है। लगभग 100% सांद्रता वाले एथेनॉल विलेन को परिशुद्ध एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल कहा जाता है। एब्सोल्यूट एल्कोहल को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 100% कंसंट्रेशन में एल्कोहल को बनाना बड़ा कठिन होता है। चलिए, ये कोई ज्यादा यूजफुल बात नहीं है अपने लिए। ये ज्यादा रूप इसका काम में आता है बच्चों, रेक्टिफाइड एल्कोहल, परिशोधित एल्कोहल। आसवन जब भी करते हैं, डिस्टिलेशन जब भी करते हैं, तो इस रूप में एथेनॉल प्राप्त होता है, परिशोधित एल्कोहल। यही मोस्टली काम में आता है, रेक्टिफाइड एल्कोहल। रेक्टिफाइड एल्कोहल में क्या स्थिति है बच्चों, देखो तो 100% अगर कंसंट्रेशन है एथेनॉल की, तब तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट एल्कोहल। और अगर उसमें कंसंट्रेशन का ये है मामला 95.5%, तो बच्चों इसमें हो गया एथेनॉल, C2H5OH। और शेष जो बचा हुआ 4.5% इसमें हो गया बच्चों जल। तो इसको कहते हैं रेक्टिफाइड। और इसमें ये एक समान टेम्परेचर के ऊपर आश्रित होता है, ये और इसकी विशेषता होती है।
तो 95.5% अगर उसमें एथेनॉल है और 4.5% उसमें जल है तो यह कहलाएगा परिशोधित एल्कोहल, रेक्टिफाइड एल्कोहल। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात कर लेते हैं पावर एल्कोहल। नेक्स्ट इसका जो रूप है वो है पावर एल्कोहल। नाम से पता लग रहा है बच्चों, पावर एल्कोहल का मतलब क्या हो गया कि जिसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में, पावर ऊर्जा प्राप्त करने में जिसका इस्तेमाल होता है वो पावर एल्कोहल है। आपको सबको पता है कि पावर या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवाश्म ईंधन सबसे ज्यादा काम में आते हैं। पेट्रोल, डीजल, इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बच्चों जीवाश्म ईंधन जो है, पेट्रोल, डीजल, उनकी प्रकृति में जो मात्रा है वो सीमित है, लिमिटेड है। इसलिए वैज्ञानिक इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि जो पेट्रोल, डीजल है, जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, उसका कम से कम यूज करें, उसका विवेकपूर्ण यूज करें। उसी का ये प्रयास है पावर एल्कोहल। क्या करते हैं कि हमारा जो पेट्रोल होता है बच्चों, पेट्रोल, उस पेट्रोल में यदि थोड़ी मात्रा में इसमें ईथर मिला दें, बेंजीन मिला दें और एथेनॉल मिला दें, एथेनॉल, तो यह कहलाएगा पावर एल्कोहल। अब इसका फायदा क्या मिलाने का कि पेट्रोल की मात्रा कम काम में आ रही है तो उसका इस्तेमाल कम कर दिया ना हमने, और उसमें मिक्सअप क्या कर दिया, ईथर मिला दी, बेंजीन मिला दी, एथेनॉल मिला दिया, तो उससे ऊर्जा उतनी की उतनी प्राप्त होती है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे 100% एल्कोहल अगर हम फ्यूल के रूप में काम में लें वो काम करेगा। तो पेट्रोल की मात्रा भी कम खर्च हुई और हमारा जो ऊर्जा जो प्राप्त करने का जो उद्देश्य था वो भी पूरा हो गया। तो एल्कोहल का इस्तेमाल अगर एनर्जी प्राप्त करने में, ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में करते हैं तो उसको पावर एल्कोहल कहा जाता है। और पावर एल्कोहल में ये यूज होते हैं बच्चों, पेट्रोल तो होता ही होता है, साथ में ईथर, बेंजीन और एथेनॉल उसमें मिक्स होते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विकृतीकृत एल्कोहल, डीनेचर्ड एल्कोहल। डीनेचर्ड एल्कोहल ये अपन थोड़ी देर पहले भी अपन मेथेनॉल में भी उसके उपयोग पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था इसको। डीनेचर्ड एल्कोहल का मतलब ये होता है कि ये इंडस्ट्रीज में जितने भी उद्योग हैं उनमें बहुत काम में आता है एथेनॉल, प्रयोगशालाओं में बहुत काम में आता है, जहां रिसर्च होते हैं वहां खूब काम में आता है। तो वहां काम करने वाले जो लोग हैं, जो कार्मिक हैं, वो एथेनॉल का मादक पदार्थ के रूप में सेवन ना करें, उसका मिसयूज न करें। इससे रोकने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं एल्कोहल में, और परिवर्तन करने के बाद वो कहलाता है विकृतीकृत एथेनॉल। और इस परिवर्तन के लिए बच्चों इसमें क्या क्या मिला देते हैं, थोड़ी मात्रा में इसमें मिला दिया जाता है मेथेनॉल, पॉइजनस होता है मेथेनॉल, मेथेनॉल इसमें मिला देते हैं। और थोड़ी मात्रा में इसमें बच्चों मिला दिया जाता है पिरिडीन, और थोड़ी मात्रा में इसमें मिला दिया जाता है रंजक या डाई कह दें आप उसको, कलर कोई। तो इससे क्या होगा, मेथेनॉल डालने से पॉइजनस हो जाएगा वो, पिरिडीन डालने से बच्चों उसमें दुर्गंध आने लगती है, बैड स्मेल आने लगती है, उसमें फाउल स्मेल आने लगती है। तो उसकी जो एथेनॉल की जो पहचान है, हमने शुरू में डिस्कस किया था, अपने एक विशेष जो गंध होती है उससे उसकी पहचान होती है। अब उसमें पिरिडीन मिला दिया, मिक्स करते उसकी गंध बदल गई, अब उसमें से दुर्गंध आने लग गई, तो कोई भी व्यक्ति उसको बिल्कुल भी एथेनॉल नहीं समझेगा कि नहीं नहीं एथेनॉल तो ये नहीं है, ये उसकी स्मेल नहीं है। इसी प्रकार से उसमें कलर मिला दिया, नेचुरली तो वो कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर वाला रिएजेंट डाल दिया, उसमें सब्सटेंस थोड़ा सा, तो उसमें कलर आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो मिसयूज करने वाला जो व्यक्ति है, जो संभावित व्यक्ति है, वो ये समझेगा कि ये एथेनॉल नहीं है, तो मिसयूज रुक गया इसका। इसी को कहते हैं विकृतीकृत एल्कोहल, डीनेचर्ड एल्कोहल। क्लियर है बात? तो आप इसमें नोट कर लेंगे,
एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने हेतु इसमें थोड़ी मात्रा में मेथनॉल, पिरिडीन व रंजक मिलाया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त एथेनॉल को विकृतीकृत एल्कोहल कहते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद यूजेज क्या क्या है उसकी बात कर लें। तो उपयोग में देखें आप, उपयोग इसके देखो 2-3 उपयोग मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे हम। एक तो सॉल्वेंट के रूप में बहुत अच्छा विलायक है एथेनॉल। कार्बनिक यौगिक मोस्टली क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिकों में जल है वो तो सॉल्वेंट के रूप में काम में आता नहीं है, तो उनके लिए मोस्टली जब यूं कहें अपन कि जल विलायक के रूप में काम में नहीं आता है तो उसके लिए फिर हम एथेनॉल को सॉल्वेंट के रूप में काम में लेते हैं। बहुत अच्छा विलायक है एथेनॉल। इसके अलावा मादक पदार्थ के रूप में ये काम में आता ही है। शुरू में हमने डिस्कस किया था कि एल्कोहल होते हैं, उनका शरीर पर एक स्वापक इफेक्ट होता है। हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, जो पूरे शरीर पर कंट्रोल करने का काम करते हैं, उसको प्रभावित करता है एथेनॉल। तो इसका सेवन करने से जो तंत्रिका तंत्र है सीएनएस, वो यूं कहें कि उस पर सेडेटिव इफेक्ट होता है, वो डिप्रेस हो जाता है। उसके काम करने की उसकी जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। इसीलिए तो शराब का सेवन करने के बाद व्यक्ति का शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता, लड़खड़ाने लगता है वो, क्योंकि नियंत्रण का काम तो सीएनएस के द्वारा हो रहा है शरीर पर, और वो पूरा काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो एक प्रकार का नशा व्यक्ति इसमें फील करता है। तो मादक पदार्थ के रूप में एथेनॉल का उपयोग होता है। जितनी भी शराब हैं, उन सब शराबों में मुख्य घटक के रूप में जो मेजर कंपोनेंट उनका है वो एथेनॉल ही है। चलिए, इसी प्रकार से इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में, ये बहुत अच्छा उपयोग है इसका, बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है एथेनॉल। एक जो एंटीसेप्टिक के रूप में जो सॉल्यूशन काम में आता है, टिंचर आयोडीन जिसको बोलते हैं अपन, टिंचर आयोडीन, उसमें यही तो होता है, एथेनॉल ही तो है। आयोडीन और एथेनॉल मिक्स होती हैं उसमें। टिंचर आयोडीन बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। तो त्वचा पर बाहर जहां भी घाव है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, तो वहां एथेनॉल का सेवन करने से ये जीवाणु की, रोगाणु की वृद्धि को आगे नहीं होने देता है, जीवाणु रोगाणु को नष्ट करने का काम करता है। इसलिए इसका एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है। और आजकल तो बहुत इससे प्रचलित है, ये बहुत ज्यादा हम इसके साथ परिचित हैं। इस समय कोरोना जो पेंडेमिक चल रही है, महामारी चल रही है, इसमें बार बार हमें सलाह दी जाती है कि सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। और सैनिटाइजर भी कौन सा होना चाहिए, WHO ने बाकायदा रिकमेंड किया है, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होना चाहिए। एल्कोहल बेस्ड बोल रहा हूं, बेस्ट नहीं, एल्कोहल बेस्ड, एल्कोहल पे जो आधारित है, यानी उसमें एथेनॉल होना चाहिए, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। जो रोगाणु हैं, वो अगर हमारे हाथ में कहीं पर भी छूने से अगर वो रोगाणु लगा है, तो एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से यदि हम उसको सैनिटाइज करेंगे तो उसके समाप्त होने की संभावना होती है। तो एथेनॉल बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, इसका खूब इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक अपन देखें कि जैसे हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगाने से पहले आपको ध्यान में है कि रुई में एक स्पिरिट नाम का सॉल्यूशन होता है, वो रुई में लेके जहां इंजेक्शन लगना होता है वहां से साफ करते हैं, पहले से करते हैं, आप सबने देखा ही है। तो उसमें स्पिरिट में, उसमें जो साफ करते हैं रुई, उसमें क्या है, उसमें क्या होता है, उसमें एथेनॉल ही तो है। तो वहां से पहले साफ क्यों करते हैं, उसे इसलिए करते हैं कि वहां अगर पहले से कोई रोगाणु त्वचा पर कोई है तो वो एथेनॉल के संपर्क में आके नष्ट हो जाएगा, ताकि वहां इंजेक्शन से उस क्षण के लिए जो एक बारीक छेद बनता है उसमें से कोई रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश न कर पाए। तो ये बहुत अच्छा बच्चों एंटीसेप्टिक है। चलिए, लास्ट में एल्कोहलों के अंत में यूजेज की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो डाइओल और ट्राइओल है, उनमें से एक एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उनका क्या उपयोग है वो भी बिल्कुल शॉर्ट में अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, डाइओल में ये बच्चों एक एग्जाम्पल है,
एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल डाइओल होता है बच्चों। स्ट्रक्चर देख ले इसकी एथिलीन ग्लाइकोल की, ये देखिए, अगर किसी डाइओल में दो OH समूह पास पास जुड़े हों, समीपस्थ कार्बन पे जुड़े हों, तब उनको ग्लाइकोल कहा जाता है। ये सरलतम उदाहरण है ग्लाइकोल का। दोनों OH देखो पास पास यहां पर जुड़े हुए हैं, ये है एथिलीन ग्लाइकोल। अब इसका उपयोग यदि देखें तो जो पॉलीमर वाला चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं अपन कि टेरिलीन, जो कृत्रिम रेशा है टेरिलीन, उसके निर्माण में दो एकलक इकाइयां काम में आती हैं, उनमें से एक यही होती है एथिलीन ग्लाइकोल, टरथेलिक अम्ल, और साथ में दूसरी इकाई होती है एथिलीन ग्लाइकोल। तो टेरिलीन के निर्माण में काम में आ गया ये। इसके अलावा एथिलीन ग्लाइकोल होता है वो लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेहक के रूप में ये काम में आता है। जहां चिकनाई की आवश्यकता होती है वहां पर एथिलीन ग्लाइकोल को काम में लिया जाता है। तो डाइओल का बच्चों ये एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल ट्राइओल का और देख लेते हैं अपन, और वो है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। इसकी स्ट्रक्चर देख लें बच्चों, ये वाली स्ट्रक्चर इसकी होती है, 3 OH समूह होते हैं, ये देखिए 3 OH समूह, ये होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक, क्योंकि 3 OH समूह है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का ये एग्जाम्पल है। दैनिक जीवन में बहुत यूजफुल है, ये काफी काम में लिया जाता है। जैसे औषधि बनाने में एक इंपॉर्टेंट औषधि का प्रकार है जैसे बोरोग्लिसरीन, तो उसमें ग्लिसरीन यानी ग्लिसरॉल ही तो यूज होता है। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, दूसरा इसमें एक देखो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है आर्द्रताग्राही गुण। आर्द्रताग्राही गुण, या जिसको अपन कहें हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर बच्चों क्या होती है कि इस ग्लिसरॉल में एक प्रॉपर्टी है कि ये नमी को सोखता है। वायुमंडल के चारों ओर की जो नमी होती है उसको अपनी ओर खींचने की, उसको अपनी ओर लेने की कैपेसिटी होती है, आर्द्रता को ग्रहण करता है। ये आर्द्रताग्राही हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, इसलिए इसका उपयोग साबुन में, टूथपेस्ट में और क्रीम में किया जाता है ताकि साबुन और टूथपेस्ट सूखे नहीं। उसमें ग्लिसरॉल मिलाने का क्या फायदा है, क्योंकि वो नमी को पकड़ के रखते हैं, नमी को हमेशा लेते रहते हैं, इसलिए साबुन, पेस्ट, क्रीम जो भी है उसको वो सूखने नहीं देते हैं। तो इसलिए इनका हमेशा क्रीम, साबुन, टूथपेस्ट, इनमें इनका इस्तेमाल होता है। आज के इस लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही। सारी बातों को अच्छे से समझते रहें, आप साथ साथ नोट्स लेते रहें। जहां भी आपको समस्या आती है वहां आप जरूर डिस्कस करें, पूछें कि भाई ये इस तरह से क्यों हुआ। आपकी सारी जिज्ञासाओं को हम दूर करेंगे। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।